हेलो एसजीवीएंस, वेलकम टू स्टेमेटिक्स गाइड, लर्न वाइट एंड ग्रो विद प्राइड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन का वन शॉट। काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं। फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और साथ ही में आपको अगर वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो इसके पहले आपको कुछ चीजें रिवाइज करने की जरूरत है। जैसे कि आपको 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स पेपर 1 में वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री दिया है, ठीक है, तो उसमें जो वेक्टर चैप्टर है उसका थोड़ा सा बेसिक आपको रिवाइज करने की जरूरत है। साथ ही में जो आपका 12th क्लास का कैलकुलस है उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आपको आना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पर काफी इस्तेमाल होने वाला है, तो आपको पहले रिवाइज कर लेना चाहिए, फिर बाद में इस वीडियो को देखना चाहिए। खैर वैसे हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसको, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी। जो मोटा मोटा यानी कि जो काम का टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक्स है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और वेक्टर डिफरेंशिएशन के वन शॉट को कवर अप करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वेक्टर। देखिए, ये हम प्री रिक्विजिट इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़े बहुत टर्म्स आपको क्लियर अप हो जाए, क्योंकि आगे पे आपको इन्हीं का इस्तेमाल करना है और अगर आपको ये टर्म्स क्लियर अप नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, नंबर 1 आता है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स होता क्या है? तो देखिए, हमारे पास में फिजिक्स में 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। बारी बारी से देखते हैं क्या है। स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जहां पर मैग्नीट्यूड तो होता है उन क्वांटिटीज का, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। जब हम किसी को बोल रहे हैं कि कोई बंदा ऐसा सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है, ये 200 मीटर का ट्रैक है समझ लो, तो यहाँ पर डिस्टेंस ये 200 मीटर का कवर अप कर रहा है। अब यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ये बस गया या अब ये कैसा भी जाए, ऐसा जाए, कैसा भी जाए, रैंडमली जाए, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर्स। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती है जहां पर डायरेक्शन भी मैटर करता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैंने बोला कि किसी बंदे ने लगा दिया फोर्स 20 न्यूटन का, खैर वो मैटर नहीं करता 20 न्यूटन का लगाए, 20 मतलब यूनिट क्या है उसका, अभी उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप पहले इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। वेक्टर, अब जैसे फोर्स लग रही है तो फोर्स को एक डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते रैंडम, ये ऐसा मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये कोई फोर्स नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, ये रैंडमली जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक के अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड पे फोर्स लगाता हूं तो देखिए बोर्ड पे इफेक्ट हो रहा है। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है, समझ रहे हो आप। ऐसे तो जैसे फोर्स हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, साथ ही में और भी कई सारी जो आपकी फिजिक्स में क्वांटिटीज होती है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब जो तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है वो होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ा ध्यान से समझिए। हाँ, एक और डिफरेंस समझ लीजिए, जो स्केलर है यहाँ पर कोई लॉ, किसी लॉ की जरूरत नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि जो मोर और लेस, अगर किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर ही है, ठीक है, बस वो फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। वेक्टर में कैसा है, अगर वो क्वांटिटी की डायरेक्शन है भी, फिर भी एक और चीज होनी जरूरी है, वो है कि जो क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो अप करे। आपने, जैसा कि मैंने अभी बता कर दिया, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉस को जब कोई वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करती है, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को तब हम वेक्टर बोलते हैं। टेंसर क्वांटिटीज इन लॉस को फॉलो नहीं करती, यानी कि टेंसर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है। यानी कि आप टेंसर क्वांटिटी को ऐसे समझिए कि जैसा आपका एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसे फ्लो करने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ये क्या फॉलो करता है? किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। आपने 12th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है ये लॉ के बारे में, 9th और 10th में भी पढ़ा होगा अगर आपका सीबीएसई बोर्ड होगा तो। ऐसी हमारे पास में 3 टाइप की क्वांटिटीज हो जाती है। वैसे बेसिकली आपको यहाँ पर काम है सिर्फ वेक्टर का, टेंसर और स्केलर का ज्यादा काम नहीं है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो देखिए, स्केलर को आप कोई भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू, वी, डब्ल्यू वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, एस, टी, ए, जो भी आपको नाम देना है। वेक्टर्स में क्या करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन में, कैपिटल लेटर या फिर अगर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर पे डॉट, फिर बार और फिर रे, ठीक है, रे और बार, ये ऐसा लगा दिया करते हैं। ये क्वांटिटीज को, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, समझ रहे। और साथ में एक और चीज, यहाँ पर कई जैसा बुक्स में होता है कि बोल्ड लेटर्स में ऐसा लिख देते हैं तो वो भी वेक्टर ही होता है, लेकिन हम एग्जाम में तो ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम कहाँ उसको घोटते बैठेंगे,
ए को ऐसा 4-5 बार लिखेंगे तब जाके ए बनेगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमको यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन चुनना पड़ेगा। जनरली जो ये रे वाला है इसको अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, ये इंटरनेशनल मतलब जो फॉरेन ऑथर्स हैं वो भी मोस्टली इसी नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप भी एग्जाम में इसी नोटेशन का इस्तेमाल कीजिएगा वेक्टर को डिनोट करने के लिए। अब देखते हैं आगे। तो याद है कि हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटीज को क्लियर अप कर लिया। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, हाँ उसको जानने से पहले एक और चीज समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये हमारे पास में है ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर मतलब क्या, मतलब ये आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये जो पूरा एरिया है मतलब जो कुछ भी हमारे सामने पे अभी प्रेजेंट है ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं यहाँ पर। अब बनाने के लिए मत बोल देना, वो ऐसा जमेगा नहीं। यहाँ पर मैं आपको 2D में बता के दे रहा हूँ कैसे काम करता है ये एक्स वाई और ये जेड। अब मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर ए वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर है ये इसका कुछ ना कुछ भाग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, कुछ ना कुछ भाग वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा और कुछ ना कुछ भाग जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ऐसे हमने इसको 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया है। आई मतलब आई कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई जो जे कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग और के कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग। साथ ही में अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव आता है तो जस्ट इनकी जो ऑपोजिट एक्सिस है यानी कि माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई माइनस जेड ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आई कैप जे कैप के कैप है ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये A1 जो मैग्नीट्यूड है इसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहां से अगर मैं इसको 2D में बना दूं तो ये देखिए ये जो इतना पार्ट होगा ये होगा x का और ये जो इतना पार्ट होगा ये y का। यानी कि ये इतना कंपोनेंट होगा A1, इतना होगा A2, ऐसे मतलब कितना भाग वो अपने कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग कवर अप करता है ये रिप्रेजेंट करते हैं ये वेक्टर्स। अब इसमें देख लीजिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट तो नहीं जनरल जो आता है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन मतलब यूनिटी है ना, ऐसे ही तो हम समझते हैं यूनिट का मतलब। तो देखिए अब ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर मतलब वेक्टर ही हो गया, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे कर सकते हैं आप, ये जानना जरूरी है। तो ये देखिए जब अगर मैं इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड 20 है, 20 को 20 से डिवाइड अप कर दूंगा तो 1 मिल जाएगा। ऐसे ये जो क्वांटिटी अपने को मिलती है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, इसके जो कंपोनेंट्स है उसके स्क्वायर का सम। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता है, वो आपको मिल जाएगा 12th क्लास की बुक में। अगर आपको उतना कवर अप है तो अब वीडियो में आगे देखते हैं। यूनिट वेक्टर के बाद में है अपना पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का, बिल्कुल। पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर में मतलब जो जनरल वेक्टर में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क क्या होता है कि जो यूनिट वेक्टर है मतलब जो आर्बिट्ररी वेक्टर होता है वो ओरिजिन से निकल रहा होता है जनरली जब हम बात करते हैं। लेकिन जो पोजीशन वेक्टर है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पार्टिकल की एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब वो जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके लिए भी ओरिजिन की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो पोजीशन वेक्टर है और जो नॉर्मल वेक्टर है वो दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप की क्वांटिटी, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क ये आता है कि पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r वेक्टर से, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास में r1 r2 r3 की जगह हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि अब हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। और पोजीशन हम ग्राफ पे कैसे बताते थे, एक्स कोऑर्डिनेट से, वाई कोऑर्डिनेट से, जेड कोऑर्डिनेट से, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पोजीशन वेक्टर क्लियर अप हो जाता है। खैर ये सब डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, एज इट इज देख लीजिएगा, ज्यादा काम की नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन काम है वो हम अभी डायरेक्टली चलते हैं अपने वेक्टर डिफरेंशिएशन के टॉपिक पर। अगला जो मेन टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए इस चैप्टर में आपको ना बस एक ही काम करना है, वो है वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन। तो बेसिक सी चीज है, जैसे आप अब तक के एक्स के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते आए हैं 11th-12th में, वैसे ही आपको यहाँ पर भी काम करना है। फर्क क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री भी अप्लाई करनी है। इसके पहले ज्योमेट्रिकल कुछ नहीं था, अब थोड़ी सी यहाँ पर आपको ज्योमेट्री भी देखनी है, ठीक है। और साथ ही में थोड़ा बहुत फिजिकल एप्लीकेशन है,
जो कि मैकेनिक्स में काम आता है आगे चल के। जब आप सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में जाएंगे तो फाइनल ईयर में आपके काम में आएगा, और नहीं तो कुछ नहीं। अगर आपको फिजिक्स है वहां पे तो काम आएगा ही आएगा। देखते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले तो हमको पोजीशन वेक्टर पता होना जरूरी है। पोजीशन वेक्टर हमने देख लिया कि क्या होता है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये होता है टी का फंक्शन। ये टी है यहाँ पर टाइम, ठीक है। टाइम यहाँ पर पैरामीटर है, आप इसे यहाँ पर पैरामीटर बोलो या फिर फंक्शन ऑफ टी बोलो, एक ही बात है। ये जो आर है इसको हम टी के टर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं। यानी कि जब हम यहाँ पर एक्स आई कैप वाई जे कैप लिखते थे तो समझ लीजिए कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में जा रहा है। यानी कि एक्स कंपोनेंट में टी स्क्वायर आई कैप फिर प्लस टी क्यूब जे कैप प्लस 4t के कैप, ऐसा कुछ। ये हमने इसको टी के पैरामीट्रिक फॉर्म में आर को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम पोजीशन वेक्टर को टी के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ इसका एक मतलब बस एक फंक्शनल मीनिंग नहीं बनता, बल्कि साथ ही में एक प्रैक्टिकल मीनिंग भी बनता है कि जो आई कैप है यानी कि आई के डायरेक्शन में जब हम यहाँ पर टाइम पुट करेंगे, ठीक है, टाइम पुट करेंगे, सपोज कर लीजिए आप यहाँ पर पुट कर दीजिए टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो देखिए ये प्रैक्टिकली ये बता के दे रहा है कि जो हमारा पार्टिकल का पोर्शन है वो 1 सेकेंड में एक्स कंपोनेंट में 1 यूनिट जाएंगी, वाई कंपोनेंट में 1 यूनिट जाएंगी और के कंपोनेंट में 4 यूनिट जाएंगी। ऐसा इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन बनता है। ये इसके एप्लीकेशन आपको आगे पे लगने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद में जब हम इसी को, ये जो मेन फंक्शन था हमारा आर वेक्टर, जब हम इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं dt, आपको पता है डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। x की जगह पे अब t है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये जो हमको मिलेगा ये होगा टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर उस पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से, ये ऐसा मान लीजिए कि ये पार्टिकल की पोजीशन हो गई, ये टेंजेंट वेक्टर, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। हालांकि वो टेंजेंट एक लाइन नहीं होती, कई बार कर्व भी होता है, टेंजेंशियल कर्व। उतना डिटेल में मत समझिए, आप बस यही तक के समझिए कि जब आर वेक्टर को हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टेंजेंट वेक्टर मिलेगा वो होगा हमारा टेंजेंट वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है, ये जो क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेक्टर के टर्म्स में सब कुछ हो रहा है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो ये पोजीशन क्या है, डिस्टेंस नहीं है बल्कि डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गई है, और डायरेक्शन को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगी वेलोसिटी। आपको वो फॉर्मूला होगा ये आपके पास में जो आपने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा था। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल गई। एक और बार जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। ये क्या है, यह है अपना एक्सेलरेशन। और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको, डिसेलरेशन। 0 आ जाए तो 0 एक्सेलरेशन, समझ रहे हो। अब ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि जब हमारी 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, इसका मेजरमेंट होता है। सब कुछ फिजिकल है। अब ये सब कुछ आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन हो रहा है, बस रिवाइज ही समझ के चलिए। ये सिर्फ रिवीजन का ही काम है कि आपको बस डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये मिलेगा। तो ठीक है, पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिल जाएंगी, 2 बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आगे हमारे पास में कुछ नोट पॉइंट्स हैं, देखते हो क्या बोल रहे हैं। 4 नोट पॉइंट्स है कुल मिला के। फर्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a वेक्टर इज v वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर। अब इसको समझते हैं ये बोल क्या रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कंपोनेंट क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। जो कुछ भी पार्ट होता है वेक्टर का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वो उन पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे आई कैप के सामने पे जो कोएफिशिएंट लगा होता है हम उसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट, ऐसे ही बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर बोल रहा है, यानी कि जो सारे के सारे कंपोनेंट्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। इसके पहले जो हमने वेक्टर्स देखा था उसमें क्या देखा था कि जो यूनिट वेक्टर्स के अलोंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो देखा था। अब हमें यहाँ पर किसी और वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट देखना है। तो देखिए हम इसके पहले क्या करते थे, ये ए आई कैप बी जे कैप ऐसा लिखते थे। ठीक है, मतलब जे मतलब जो y कंपोनेंट है वो y एक्सिस यानी कि जे वेक्टर के, जे यूनिट वेक्टर के अलोंग दिखाने के लिए b लिखते थे। ये जो चीज होती थी ये कंपोनेंट हो जाता था अपना। अब हमें बताया जा रहा है कि ये पूरे वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, और वो भी किसी और वेक्टर के डायरेक्शन में।
तो इसके लिए सिंपल सी बात है, हमें दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन लगेगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? डिस्कस कर लिया अपन ने, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में नहीं आएंगे, कंपोनेंट एक स्केलर क्वांटिटी होगी, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कुछ ना कुछ स्केलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये सब आपने पढ़ा हुआ है 11th-12th में, मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो जैसे कि ले लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये होता है अपना डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर थीटा क्या होता है? ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसकी क्वांटिटी हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगी, कुछ ना कुछ स्केलर टर्म आएगा। और दूसरी तरफ होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, इसको अपन और क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे निकालते हैं? जैसे अपन 3/3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, सिमिलरली बस वैसा ही यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3। देखिए ये जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ये ऐसे जो वेक्टर आता है इसको, और साथ ही में आप ऐसा भी निकाला करते हैं इसको, ए वेक्टर डॉट सॉरी बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, ये पूरे के ऊपर पे कैप, यानी कि जो कुछ भी आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए। एक चीज और, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, मान लीजिए कि ये आता है अपना कुछ सी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो सी वेक्टर होगा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर ए वेक्टर ऐसा जा रहा है, बी वेक्टर ऐसा जा रहा है, ठीक है, दो वेक्टर से एक ही प्लेन में, तो जो सी वेक्टर है ये दोनों के परपेंडिकुलर एक थर्ड प्लेन में जाएगा, 3 डायमेंशनल में। ठीक है, ऐसा होता है अपना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, ये स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और नीचे वाले को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सब अपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, ज्यादा रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। सिमिलर चीज है एक्सेलरेशन के लिए भी। एक्सेलरेशन का अगर कंपोनेंट निकालना है किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो बस अपने को क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है सामने वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ में। अब तीसरी चीज है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये थोड़ा फिजिकल टॉपिक है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक प्रैक्टिकल एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर 3 टाइप के एक्सेलरेशन आ जाते हैं। ठीक है, 1 2 और 3। ये जो होता है सेंट्रीपिटल, जो मतलब सेंटर के अलोंग लग रहा होता है, ये सपोज कर लीजिए एक पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है, ये एक पार्टिकल पी है, तो ये जो एक्सेलरेशन है 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे? एक तो ये जो सर्कल के अलोंग टेंजेंशियली जाता है, इसको बोलते हैं अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा क्या बोल, नहीं सॉरी, टेंजेंशियल तो ये गया ना, ये टेंजेंशियल जाता है, इसको बोलते हैं अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो सेंटर के अलोंग जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ये दोनों का जब अपन ये रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो हमारे पास में आता है नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फिजिकल चीज है, यहाँ पर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। अगर आपको ये आता है ठीक है, समझता है ठीक है, नहीं आता तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में इसका काम अधिकतर पड़ता है। फिलहाल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टर्म आपको क्लियर हो गया। अभी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अलाउ आएगा, क्योंकि हमारी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन के अलाउ हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका टेंजेंशियल पार्ट भी जाएगा। जैसा कि मैंने बता कर दिया, तो जिस वो जो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा जा रहा था अपर साइड में, वैसी उसी डायरेक्शन के अलाउ अपनी वेलोसिटी भी जाएंगी। वेलोसिटी में ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते, एक्सेलरेशन में इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर एक्ट कर रही होती है, और फोर्स क्या होती है? मा होती है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था इसको क्लियर अप करवाने के लिए वो बताया गया था। इसका ज्यादा काम नहीं है। इसको देखिए, इसको भी जस्ट वैसे ही निकालना है आपको जैसे हमने इसके पहले देखा। ये कंपोनेंट फॉर्म आपको आगे पे बहुत काम पड़ जाता है, खास करके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मोस्टली इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अपन ने देखा कि ऐसे निकाला करते हैं मॉड। और हाँ, एक और चीज, इसका ना एक ऐसा भी फॉर्मूला होता है कि जो AR² प्लस AT², ये भी होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का। हालांकि फिजिकल में काम आता है और फिजिक्स में काम आता है। इसके आगे अपने को कुछ देखना है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के फॉर्मूले। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए यहाँ पर हमने 3 वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ले लिए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और वो तीनों किसके डिफरेंशिएबल फंक्शन है? स्केलर वेरिएबल u के। साथ ही में फाई एक ऐसा स्केलर डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि u का ही मतलब u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पर हमारे पास में कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज है। वैसे और भी प्रॉपर्टीज होती है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में इतना ही गिवन है तो इतना ही कवर अप करते हैं। ज्यादा का काम नहीं है आपको, तो क्यों करना एक्स्ट्रा के एफर्ट्स।
जितना एग्जाम के लिए यूजफुल है, जितना आपको चाहिए उतना दे देते हैं। सबसे पहला डी बाई डी ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या किया गया, बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है डेरिवेटिव को। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ काम दाम है नहीं, आपको बस क्या करना है, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको दोनों वेक्टर्स के ऊपर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, प्लस माइनस का साइन अकॉर्डिंगली। ये एक हो गया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, ध्यान दीजिएगा ये तीनों में प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट है एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ में, दो वेक्टर का आपस में, वो भी दोनों अलग अलग फॉर्म में, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। इन तीनों को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बता के देता हूं क्या है। देखिए 2, 3, 4 तीनों में पहली बात तो अंदर पे प्रोडक्ट दिख रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। अगले वाले में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। अगले वाले में एक स्केलर फंक्शन का प्रोडक्ट है एक वेक्टर फंक्शन के साथ में, तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन हुआ और कुछ नहीं। अब देखिए तीनों को क्या करना है आपको, तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कॉमन है। तो जब प्रोडक्ट कॉमन है तो हम क्या लगाते थे, इसके पहले जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था यानी कि 11th-12th में, तो याद करिए 2000 साल पहले की बात है, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। बस हमें यहाँ पर वही अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल के साथ में प्रोडक्ट का भी ध्यान में रखना है, कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स है। अगर डॉट है तो आपस में डॉट लगा देना, क्रॉस है तो आपस में क्रॉस लगा देना, अगर सिंपली मल्टीप्लीकेशन है तो फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। बस क्या करना है आपको, सिंपली प्रोडक्ट रूल को लगाना है और प्रोडक्ट कौन सा है ये देखना है। ऐसे करके तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब ये मत पूछ लेना कि प्रोडक्ट रूल क्या होता था। तो प्रोडक्ट रूल ये होता था कि अगर हमारे पास में कोई भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन u और v है, तो अगर हमें, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, अगर हमें इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करते थे, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई dx, ये काम करते थे। अब ये तो पता ही होगा 12th क्लास में, ये भी नहीं पता तो फिर जाओ पढ़ के आ जाओ। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 5th और 6th को याद करके रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। पहले एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जो अंदर पे है ना, यहाँ पर 3 टर्म्स है। अब यहाँ पर पहले के जैसा है नहीं, हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी 2 टर्म्स को एसोसिएट करके भी काम कर सकते हो, सेम रहेगा। लेकिन बस यही चीज है कि यहाँ पर कैसा फिर अपना काम लंबा हो जाएगा। पहले अपन कैसा एक स्टेप में करते थे, अब उसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने पास में एक सिंपल सा मेथड दिया हुआ है, याद कैसे करके रखना है वो मैं बता कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक डॉट है, एक क्रॉस है, यहाँ पर 2 क्रॉस है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद में अब आगे पे देखिए, जितने भी टर्म्स हैं सब सिमिलर मैनर में एक के बाद एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी कि ऑर्डर तो चेंज नहीं हो रहा। साथ ही में यहाँ पर जो साइन है वो भी चेंज नहीं हो रही। बस क्या चेंज हो रहा है, डेरिवेटिव। ये देखिए यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सी को सी को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, साइन वही लग रही है डॉट क्रॉस, और फिर आगे चल के एक और बार क्या किया, फिर डेरिवेटिव को रोटेट कर दिया पिछले वाले टर्म पे, फिर डेरिवेटिव को एक और बार रोटेट कर दिया पहले वाले टर्म पे। आप चाहो तो इसको ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हो, यानी कि इसको पहले लिख दो, इसको दूसरे नंबर पे और फिर इसको तीसरे नंबर पे। आंसर सेम ही आने वाला है क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। यहाँ पर इतना आसान यहाँ पर बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो साइंस हैं इन पे आप कोई भी छेड़छाड़ ना करो, और जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसको एक के बाद एक रोटेट करते जाओ। अगले स्टेप में भी सेम काम है, बस फर्क क्या करना है, यहाँ पर एसोसिएट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर पहले एसोसिएट करके दिया हुआ है। अगर आप इसको, इन दोनों को एसोसिएट कर दोगे तो आपका जो वेक्टर आएगा वो किसी और वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दोनों में फर्क रहता है, इसलिए आप यहाँ पर ऑर्डर को कुछ मत कीजिएगा, यानी कि ब्रैकेट इसमें लगाया इसमें लगाया, ऐसा नहीं, ब्रैकेट जहां पे है वैसा का वैसा लगा दीजिएगा। सिंपल से तरीके याद कर लीजिएगा, और अगर नहीं याद होती तो भी सारा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो बेसिक 4 है इससे अपना काम हो जाएगा। बढ़ते आगे। हाँ, साथ ही में एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के लिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस मेथड का फिलहाल इस चैप्टर में कोई काम नहीं है। अगर आगे काम पड़ेगा तो फिर आगे डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन अभी काम नहीं है तो हम अपना मटेरियल को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कवर अप करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो कि फिलहाल जो आपका नया सिलेबस है उसमें नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले टॉपिक नहीं था, बल्कि जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स था वही वेक्टर डिफरेंशिएशन के साथ में था। ये नया नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है और इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, बी सेक्शन में भी आ सकता है, ए सेक्शन में भी आ सकता है। वैसे आप चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेंदी होते हैं, साथ ही में कैलकुलेशन पार्ट इसमें बहुत होता है। तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको डिस्कस नहीं करेंगे,
रीजन ये है क्योंकि एक तो वहां पर आपका एप्लीकेशन है नहीं, आपकी एक्सरसाइज में नहीं है और क्वेश्चंस में भी नहीं है। दूसरी चीज ये, इसका जो एप्लीकेशन मतलब जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक 3 डायमेंशनल डायग्राम दिखाना पड़ेगा, मतलब एक कुछ ना कुछ विजुअल फिगर चाहिए आपको दिखाने के लिए, तो वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए समझ लीजिए कि मुझे स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और स्मार्ट बोर्ड हमारे पास में है नहीं, इसलिए हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट को डिस्कस ना करते हुए डायरेक्टली प्रोसीजर पर जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इसका जो प्रोसीजर पार्ट है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन भी ये है क्योंकि ये जो प्रोसीजर पार्ट है इसी पर क्वेश्चन ही आते हैं और इसी में गलतियां होती है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो चलो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं से आप समझ सकते हो, हालांकि उसका ज्यादा इस्तेमाल है नहीं, इसीलिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सिर्फ ये जो 1 दर्जन फॉर्मूलेस की लिस्ट है इन्हीं को आप रट लीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है, पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर से हम स्मॉल आर वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो पैरामेट्रिक मतलब पैरामीटर टी के फॉर्म में हो गए। टी क्या था, हमारा टाइम था, पहले भी हमने डिस्कस किया है। दूसरा फॉर्मूला टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं पहले भी देख चुके हैं, आर वेक्टर को सिर्फ एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तीसरा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए आपको जो डी आर बाई डी टी है, ठीक है, उसका मॉड्यूलस पहले निकाल लेना है, ध्यान दीजिएगा, पहले निकाल लेना है। पहले निकालने इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो आप ये पूरा 3-4 बार लिखते जाओगे सिर्फ ये एक चीज को लिखने के चक्कर में, ठीक है। पहले ही निकाल के रख लीजिए, उसका काम ही आता है, आपको देखेंगे कि आगे आगे आपको जब उसको अप्लाई करना रहेगा तो उसको काम में आएगा। तो पहले आप डी आर बाई डी टी निकाल लीजिएगा, उसके बाद में यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाइएगा। टेंजेंट वेक्टर का जब अपन यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वही अपने को मिलेगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है। अब एक सवाल ये आता है, ये जो ऐसे ये क्या है, क्या है भाई, ये कहां से आ गया, तो ये जो एस है ये है हमारा आर्क लेंथ, ठीक है। अब ये आपको समझेगा नहीं, एक कर्व है उसका छोटा सा आर्क लेंथ है और जो डीएस है वो उस आर्क लेंथ का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर उसको ज्यादा प्रभाव नहीं डाला ये सब एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये सब एक तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, दूसरी बात आपको समझेंगे नहीं। आप बस इतना समझिए, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मुलेस की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मुलेस ये रहे आपके सामने पे, इन फॉर्मुलेस को आपको रट लेना है, इतना समझिए बस। अगला है फिर हमारा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या करना है, जो टेंजेंट वेक्टर है उसको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। अभी जो एस क्या था अपना, एस तो अपना ही था ना, डी आर बाई डी टी, ये यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, डी एस बाय डी टी होना चाहिए यहाँ पर, डी एस बाय डी टी अपॉन में। ये अपना डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, अब वो भी नहीं मैं बता कर दूंगा। वन शॉट वीडियो काफी लंबी ना हो इसलिए इसको छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एस कहां से मिला आपको, जो डीएस है ये, अब ध्यान में रखिएगा यहाँ पर गलती क्या होती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डीएस की जगह पे अपन क्या पुट करें। तो देखो आपको ना एक तो सिंपल सी ट्रिक बता कर देता हूँ, क्या करना है, यहाँ पर डी टी वेक्टर बाई डी टी दिया है और यहाँ पर डी एस बाई डी टी दिया है। अब ये देखिए ये सेम चीज यहीं पर भी तो है, जो डी एस बाई डी टी है ये बस यही है, ये जो टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगी, बस काम खत्म। आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है। टी वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में और अपॉन में डी एस बाई डी टी कर दीजिए, बस। वहां पर ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मत लगाइए कि ये कैसे आया वो कैसे आया। अपने को एग्जाम में जाना है, सॉल्व आउट करना है और बस राम राम सीताराम, बस ये सेमेस्टर निपटाने का है। उसमें ज्यादा आपको ना तो आपको आईआईटी जैम देना है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि जैम में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। सिर्फ इसको बीएससी तक के सीमित रखते हुए यहाँ पर बस ये समझिए कि आपको वैल्यूज को पुटअप करना है और काम खत्म करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम कैपिटल एन वेक्टर से डिनोट करते हैं, साथ ही में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इसको हम प्रिंसिपल वेक्टर भी बोलते हैं। और जो एन वेक्टर है उसके लिए भी सेम काम करना है आपको, जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, हो गया आपका एन वेक्टर। अगला है कर्वेचर। कर्वेचर के लिए जैसा कि मैंने बता दिया डी टी बाई डी एस, ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली, ये वैल्यू आपको पहले भी मिल चुकी है। तो अगर आपको कर्वेचर बोला जाता है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर मत निकालना, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि कर्वेचर निकालना है तो डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर निकाल के सीधा कर्वेचर, और फिर अगर वही आपको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो नॉर्मल वेक्टर निकाल के उसके बाद में कर्वेचर, कर्वेचर का 1 अपॉन मतलब रेसिप्रोकल, बस। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बस रेसिप्रोकल कर देना है इस कर्वेचर का, आगे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला जो 8th वो बाय नॉर्मल। बाय नॉर्मल निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का और यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, यानी कि प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर का।
अगला है हमारे पास में ये ट्रायड। अब देखिए, अब यहाँ से मेन चीज है, मैंने क्या बता कर दिया आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अपन यहाँ पर कोई कर्व के रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर अप नहीं करने वाले, बस आप थोड़ा सा मैं बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसको बड़ा ध्यान से समझिए। ये है एक ट्रायड, ठीक है, ये एक ट्रायड है। ट्रायड से मेरा मतलब जो तीन वेक्टर्स, तीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको ट्रायड बोलते हैं। इसके पहले आपके पास में ट्रायड किस फॉर्म में था, रेक्टेंगुलर यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड एक्सेस। अब यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस अपनी हमेशा से हॉरिजॉन्टल होती थी, वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होती थी, और जेड एक्सिस जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये जो पूरा 3 डायमेंशनल फिगर है, ये ऐसा आड़ा तिरछा कैसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे समझिए आप, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अब इसमें जो ये यहाँ वाला पार्ट देखिए, ठीक है, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। जब मैं इसको बराबर हॉरिजॉन्टल से पैरेलल रखूं, वर्टिकल से पैरेलल रखूं, तो ये बराबर क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस का ट्रायड। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं, अभी भी ये परपेंडिकुलर से तीनों आपस में, नो डाउट, लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलॉन्ग नहीं है। अब ये रैंडमली किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग है, और कैसी भी अभी भी आपस में परपेंडिकुलर है, बट हॉरिजॉन्टल के पैरेलल नहीं है, वर्टिकल के पैरेलल नहीं है, जेड एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बस ये ट्रायड में और वो ट्रायड में। यहाँ पर सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज फॉलो अप होने वाली है। अगर यहाँ पर से आप किसी को पकड़ लीजिए बी, इसको पकड़ लीजिए टी, इसको पकड़ लीजिए एन, वेक्टर लगा लीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में हम बातचीत कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है आपस में, जो कि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा आता है, कॉस 90 होता है 0, 9th वाला क्लियर, 10th वाले में ध्यान से देखिएगा, तीनों अपने पास में यूनिट वेक्टर्स है। कैसे, ये यूनिट नॉर्मल है, ये यूनिट टेंजेंट है, और बाय नॉर्मल क्या है, 2 टेंजेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी 2 यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, 2 यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने कैसे डिफाइन किया था, दोनों का मॉड इनटू साइन सम एंगल, ठीक है। अगर मैं साइन वहां पर कुछ भी लेता हूं, वैसे तो वहां पर साइन 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ये जो था v वेक्टर इज इक्वल टू 2 वेक्टर क्रॉस n वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ t वेक्टर इंटू n वेक्टर, मॉड ऑफ n वेक्टर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ t वेक्टर 1 इंटू मॉड ऑफ n वेक्टर 1 इंटू साइन 91, ऐसे आ जाता अपना v मॉड ऑफ v वेक्टर 1। ये कैसे आया, आपको क्लियर अप हो गया, 10th फॉर्मूला भी अपना सॉर्ट आउट हो गया। अब जो बचता है 11th में देखिए, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस टर्म्स के रिलेशन में होगा। अगर ये t वेक्टर है, n वेक्टर है, तो जो b वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगा। n वेक्टर और b वेक्टर है तो फिर t वेक्टर ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। b वेक्टर क्रॉस t वेक्टर है तो n वेक्टर फिर b और क्रॉस b और t वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ये सब ट्रायड फॉर्मूले आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, ज्यादा इसमें डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। फिर 12th है मेन अपना फ्रेंड-सेनेट फॉर्मूलेस। फ्रेंड-सेनेट फॉर्मूलेस में ये फॉर्मूलेस आपको काम आने वाले, तो इनको तो रटना बहुत जरूरी। साथ ही में इसका एक प्रूफ भी दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसे भी याद कर लीजिएगा। ये dt वेक्टर अपॉन ds वेक्टर, ये dt वेक्टर अपॉन ds वेक्टर क्या था, जरा ध्यान दीजिए। नॉर्मल वेक्टर, अब नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन वेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आप लोग बोलेंगे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों क्वांटिटीज तो सिमिलर ही नजर आ रही है, तो हम इसका करेंगे क्या। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या था अपना कप्पा, ये वेक्टर है, वहां पर वो डायरेक्शन दिया हुआ है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है, ये है अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ये है अपना नॉर्मल वेक्टर। तो यानी कि जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफाइन किससे हो रहा है, कप्पा से, वो कर्वेचर दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। फिर अगले इसमें क्या है, सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है। डायरेक्शन नेगेटिव क्यों है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, वहां से पढ़िएगा। अगला है थर्ड, वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो और लंबी होगी। फिर अगला है थर्ड, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा मैंने मतलब ऐसे इसको याद करके रखा है कि देखिए, पहले अपन ने टी का एस के रिस्पेक्ट में लिया, फिर बी का एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, अब एन का बचता है, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉर्ट आउट हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर रिलेट कैसे करना है। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको, टॉर्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, टॉर्शन निकालने का फॉर्मूला नहीं दिया,
हाँ, तो टॉर्शन अपन इसको ऐसे निकालते हैं। तो ये टॉर्शन इज इक्वल, ये जो टॉर्शन है ये बी के साथ में बन रहा है, तो टॉर्शन और बी को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस यहाँ पर था, अब माइनस अगले इसमें डाल दो, अब कप्पा इंटू टी। ऐसे मैंने इसको याद करके रखा है, आप इसको अपने तरीके से याद कर सकते हैं। अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस टॉपिक को छोड़ रहे हो तो फिर आपको पूरा चैप्टर 100% कवर अप कर लेना चाहिए। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, फिर स्केलर डिफरेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है, साथ ही में जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है वो भी, क्योंकि ये किसी भी पार्ट में आ सकता है। तो अगर आपने इसको छोड़ा और किसी और टॉपिक को भी छोड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अपना कोई भी क्वेश्चन 12 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इसकी गारंटी है, क्योंकि ये किसी भी मतलब ए पार्ट में भी आ सकता है, बी पार्ट में भी आ सकता है। अब बढ़ते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की तरफ। अगला मेन टॉपिक है हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए ये जो क्वांटिटी होती है डेल, यानी या फिर इसको कहें नेबुला, इसको ये दोनों नामों से बोला जाता है, हम इसके डेल से यहाँ पर संबोधित करेंगे। डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। इस पूरी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये जो बेसिकली ये जो डेल होता है इसको कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। फिर इसी से तीन चीजें बनती है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। देखते हैं, सबसे पहला है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम निकालते हैं किसी स्केलर फंक्शन का, ठीक है, और ग्रेडियंट जो होती है ये हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर फंक्शन को हम कुछ किसी दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कैसे, ग्रेड ऑफ फाई। मान लीजिए कि फाई एक स्केलर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड के हर एक पॉइंट में ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ऐसे में डेल ऑफ फाई ये होती है हमारी ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, बस हमको क्या करना है, फाई को डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब ग्रेडियंट सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें तीन चीजें आती है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। सबसे पहले देखते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकाला जाता है एक स्केलर फंक्शन का, और ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसे एक्सप्रेस ऐसे किया जाता है कि डेल ऑफ फाई, जहां पर फाई है हमारा एक स्केलर फंक्शन जो कि एक्स वाई जेड के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए कोई रेंज प्रोवाइड की जाएगी कि किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ फाई होता है हमारा डेल ऑफ फाई इज इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। ये जो क्वांटिटी होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेड ऑफ फाई। भी क्या होती है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये आगे पे देखते हैं। पहले आप समझिए कि इसको निकालते कैसे। जो फाई है बस हमको इसको पार्शियली एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करते जाना है तीनों कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये कंपोनेंट्स ही फाइंड आउट करना है बस इसमें, और बाकी का काम मतलब बाकी फिर इसमें कुछ काम ही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ नोटेबल पॉइंट्स है, देखते क्या है। डी ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या था हमको पता है, पोजीशन वेक्टर है। फाई हमारा एक स्केलर फंक्शन हो गया, और जो यहाँ पर जो फाई है डी ऑफ फाई ये है हमारा टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है टोटल डिफरेंशियल है। अब ये किसके रेस्पेक्ट में है ये जानने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, मतलब ये है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये बोलना क्या जा रहे हैं, कैसे किया जाता है। तो डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड, ये जो है हमारे ये टोटल डिफरेंशियल है। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिफरेंशियल, ये पार्शियल डिफरेंशियल है, और जब अपन इतना कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी एक्स के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। ऐसा ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा तो ज्यादा दिमाग पे शोर मत डालिए, बस ये समझिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। आई कैप मेरा मतलब सिंपली जैसे हम यहाँ पर डेल फाई हम देखो पता है क्या होता है, डी आर वेक्टर ये आपको भी पता है कि क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बस एक एक बार डिफरेंशिएट करते जाओ तो फिर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बस हम यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए, दोनों का डॉट निकाल लो, आ गया अपना डी फाई, यानी कि टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई। अच्छा, इसको यहाँ पर क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए हम इसको कैलकुलेट किसके बदौलत कर रहे हैं, दो चीजों के दम पे। पोजीशन वेक्टर जो कि अपन ने पहले पढ़ लिया, दूसरा है अपना ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर ही आया है। दूसरा इसका ज्यादा काम नहीं है, सेकंड पॉइंट को देखते हैं। इफ डी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई 0 हो जाती है तो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि देखिए यहाँ पर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर होगी। साथ ही में एक चीज देखिए, दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर ही होती है, तब जब परपेंडिकुलर होती है तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा
डेल ऑफ फाई है वो डी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर ये जो हाँ ठीक है उतना हो गया। उसके अगले पॉइंट में देखते हैं थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि जो ग्रेडियंट डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर है, ये एक कोई भी आर्बिटरी वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई अलोंग ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए होता है या तो फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर होता है। ठीक है, ये अपन ने पहले भी देख चुके हैं कि जब अपन किसी वेक्टर को किसी दूसरी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कंपोनेंट मिल जाता है। यहाँ पर जो कंपोनेंट है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऐसे समझिए। अब पॉइंट नंबर 4, द सरफेस फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी एंड साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ। दो सरफेसेस ऑर्थोगोनल हो रहे हैं कब, जब उनके ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब ये कैसे हो रहा है जरा ध्यान से समझिए। जब हम किसी भी सरफेस का ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली उस, मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, अपन ने इसका एक ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, तो ये जो हाथ है, मतलब ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल लाइन है ये ग्रेडियंट इस सरफेस का, यानी कि जो ग्रेडियंट अपन किसी सरफेस का फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली वो नॉर्मल होता है उस सरफेस का। तो अगर दो नॉर्मल्स आपस में 0 आ रहे हैं, यानी कि अब देखिए दो नॉर्मल्स आपस में 0 है, तो इनके जो अलोंग में जो सरफेसेस हैं वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, तभी तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तभी तो मतलब ये पॉसिबल हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए ये जो अपने पास में दो सरफेसेस हैं, ये ऐसा दो सरफेसेस हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब इनके ऊपर पे जो नॉर्मल्स बनाऊंगा मैं, एक नॉर्मल ऐसे खड़े करूंगा और एक नॉर्मल ऐसे खड़े करूंगा, तो देखिए ये जो दो नॉर्मल्स हैं, खड़े हो जा, ये जो दो नॉर्मल्स हैं ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तभी तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। और अगर ये दोनों के नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि वो दोनों स्केलर फंक्शंस भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा समझिए, और वो जो दोनों सरफेसेस है वो परपेंडिकुलर होंगे। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ग्रेडियंट की। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एफ और जी जो है वो स्केलर फंक्शंस है एक्स वाई जेड के, वो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब जो एफ जी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, डॉट और क्रॉस नहीं आएंगे यहाँ पर क्योंकि ये दोनों स्केलर फंक्शंस हैं। अब जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा देना है आपको सिंपली। अब जब इन दोनों का अपॉन होता है, फ्रैक्शन होता है, तो हम क्या लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल को कैसे अप्लाई करते थे अपन, ये डी यू बाई वी इज इक्वल्स टू वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, ऐसे अपन अप्लाई करते थे ना क्वेश्चन रूल को 11th-12th में। तो बस वही रूल अपने यहाँ पर लगा दिया, बस अपने क्या किया, डेरिवेटिव की जगह डेल लगा दिया। और हाँ एक और चीज, यहाँ पर जी 0 नहीं हो सकता, तो अगर कभी आप क्वेश्चन रूल को अप्लाई करते तो हमेशा से स्टेट जरूर कीजिएगा कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, कभी फ्रैक्शन आता तो करना। और जब ग्रेड ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये कब आ सकता है भाई, ये तो तभी आ सकता है ना जब वो फाई जो है वो एक स्केलर फंक्शन हो, सॉरी मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो, क्योंकि हम अगर किसी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो 0 कब आता है, जब वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब आगे हमारा टॉपिक डाइवर्जेंस और कल ग्रेडियंट यहाँ पर खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। देखिए जो हमने ग्रेडियंट पढ़ा था स्केलर फंक्शन का, डाइवर्जेंस है वेक्टर फंक्शन का। जो ग्रेडियंट थी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी और जो डाइवर्जेंस है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा चल रहा है ना। अगर वेक्टर फंक्शन का कुछ निकालते हैं डेल तो वो हमारी स्केलर में आएंगे, और अगर स्केलर का निकालते हैं तो वेक्टर में आएंगे। कैसे आ रही है देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए वेक्टर, डेल क्या होता था हमने पहले देखा है, इज इक्वल्स टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई, प्लस जे कैप डेल बाय, सॉरी यहाँ पर के कैप चाहिए, प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड डॉट a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जो गिवन है वो वी वेक्टर के फॉर्म में गिवन है। अब क्या होता है कि वी वेक्टर और डेल ये कई बार जल्दी जल्दी में एक ही जैसे बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने ए वेक्टर के फॉर्म में लिखा है ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या करना है, बस आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हमने कई बार देखा है, अगर आपको नहीं पता तो फिर शर्म आनी चाहिए और जाके पढ़ना चाहिए आपको 12th क्लास में। ये काफी सिंपल चीज है। तो बस आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए वन प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ए टू प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए थ्री, ये होता है हमारी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर।
ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन जो कि एरिया है। अब इसी में थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड का। ये वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल के लिए मतलब अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी वेक्टर की, कि वो कैसे आते हैं। सोलेनोइडल मतलब सोलेनोइड क्या होता है, आपने स्प्रिंग जैसा पढ़ा है ना कुछ, मतलब 11th-12th में आपने देखा होगा वो स्प्रिंग जैसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा जाता, तो उसी को बोलते हैं सोलेनोइड। उसी के जो डायरेक्शन के अलॉन्ग जाता है तो उसको बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड है तो फिर डायरेक्शन तो होगी। अब जो वेक्टर फील्ड ए है वो सोलेनोइडल तब होती है जब उसका डाइवर्जेंस 0 हो जाता है, ठीक है। जब डाइवर्जेंस 0 हो जाता है तो फिर उसको कहते हैं सोलेनोइडल। इतना ही था इसमें। अगला टॉपिक है हमारा, यानी कि अगला सब टॉपिक है हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि ये उल्टा उल्टा होगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट है भाई। तो जैसा कर्ल हम निकालते हैं वेक्टर फंक्शन का, और वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपन ने एक डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन वाला फंडा देख लिया, एक डायरेक्ट मतलब एक डॉट प्रोडक्ट वाला केस देख लिया, अब एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला केस है हमारे सामने। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। क्रॉस, देखिए मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्रॉस है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। फिर से मैंने जो वी वेक्टर है उसको a के टर्म में एक्सप्रेस किया है ताकि आसानी जाए आप लोगों को समझने में। ये देखिए कि अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए कितना सिमिलर टाइप का दिख रहा है, जल्दी जल्दी में पता चल रहा है। ऐसे लिखे, ये दोनों मिल गए तो डेल क्रॉस डेल हो जाएगा वो, इसीलिए मैंने उसको दूसरे नोटेशन के टर्म में एक्सप्रेस किया है। खैर ये डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, बस सिंपली आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे हम अब तक करते आए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें कुछ थोड़ी सी, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इम्प्लाइज, यानी कि अगर जो अपन कर्ल किसी ए वेक्टर, हाँ एक चीज और मैं आपको बता के दे रहा हूँ, जो ए वेक्टर है हमारा ये हमेशा से डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है एक्स वाई जेड के लिए, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन में शुरुआत में लिख देना कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर डिफाइन करने के लिए बोला तो पहले लिख देना कि ए वेक्टर इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है ये होता है रोटेशन ऑफ ए वेक्टर, और ऐसा अपन कैसे लिखते हैं, रॉट ऑफ ए वेक्टर। सुनने में काफी बेकार लगता है रॉट ऑफ ए वेक्टर, लेकिन फिर भी ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हमारा ये जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर है ये 0 हो जाता है, अगर ये 0, ध्यान दीजिएगा 0 मैंने बोल रहा हूं, मैं 0 बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि हमारा कर्ल वेक्टर क्वांटिटी है तो ये 0 नहीं होगा, ये होगा नल वेक्टर। यहां पर सबसे बड़ी गलती ना लोग यही करते हैं कि अगर कर्ल ऑफ ए वेक्टर या फिर अगर क्वेश्चंस में लिखना हो तो कुछ प्रूव करना हो वहां पर 0 लिख कर आते हैं, ये 0 नहीं है भाई, ध्यान दे दो थोड़ा सा, ये नल वेक्टर है। इसको कभी 0 लिखकर मत आ जाना, आधा मार्क्स आपका यहीं पर ही कट जाएगा। इफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर यानी कि नल वेक्टर, देन ए वेक्टर इज इररोटेशनल। ए वेक्टर इररोटेशनल है अगर उसका कर्ल 0 है, साथ ही में अगर इररोटेशनल है तो ये होगा अपना कंजर्वेटिव भी। ये थोड़े फिजिकल टर्म्स है और इसके लिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, और अगर नहीं दिया गया तो फिर ये सब चीजें क्यों है भाई, थोड़ा बहुत तो डिटेल में रहना था उसको। अगर आप कॉम्स की आउटलाइनर सीरीज पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर नोट में हमारे पास में एक पॉइंट आता है कि अगर किसी ए वेक्टर जो कि मतलब अगर कोई वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर जो कि इररोटेशनल है तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के फॉर्म में। देखिए हमने एक्सप्रेस कर दिया, और यहाँ पर जो स्केलर फंक्शन इसको बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल या फिर वेलोसिटी पोटेंशियल। ये वेलोसिटी पोटेंशियल कम इस्तेमाल होता है, स्केलर पोटेंशियल ज्यादा होता है। इतनी थियरी थी इसमें। यहाँ पर 1 से 1.5 मार्क के लिए क्वेश्चन बन जाता है, ये सिर्फ कर्ल ऑफ ए वेक्टर के लिए। और कर्ल अगर फाइंड आउट करना है तो जब आप 2 से 3 बार कर्ल को फाइंड आउट करोगे तो फिर वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। अगला टॉपिक है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये काफी छोटा और आखिरी टॉपिक है हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर का। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप द डिफरेंशियल फॉर्म a वेक्टर डॉट dr वेक्टर। dr वेक्टर आपको पता है ना क्या होता है, कि r वेक्टर जो होता है उसी का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है dr वेक्टर वही होता है, बस उसी को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया है। और जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया है तो i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट्स वहां से हट गए हैं डॉट लेके 1 होने के कारण। a1 dx plus a2 dy plus a3 dz is called an exact differential in some region if there exists a scalar function phi
सच दैट, अगर वो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है कब, जब हमारे पास में एक स्केलर फील्ड, ध्यान दीजिएगा, स्केलर फील्ड एग्जिस्ट हो रही है, ऐसी स्केलर फील्ड जिसका डिफरेंशियल लेने पे, टोटल डिफरेंशियल लेने पे हमको ये क्वांटिटी मिले। बस ये छोटा सा टॉपिक था, इस पर बेस्ड एक थ्योरम है, सफिशिएंट पार्ट और नेसेसरी पार्ट वाला, मतलब दोनों साइड से उसको प्रूफ करना है, तो वो एक थ्योरम कर लीजिएगा आप। और इसके पहले जो फेरेंट फॉर्मूला का थ्योरम है वो भी कर लीजिएगा। इस पूरे चैप्टर में 2 ही थ्योरम है, तो बेहतर आपकी भलाई इसी में कि आप दोनों के दोनों थ्योरम्स को अच्छे से कर लें, क्योंकि एक ना एक आने के चांसेस बन जाता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में 2 ही थ्योरम है, आप वो देंगे भी तो क्या देंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए उनको अच्छे से कर लीजिएगा। आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, लेकिन अपने को प्रिपेयर करके रहना है। साथ ही में अगर इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। एक जो हमने इस पर पहली एक वीडियो बना के रखी है, RTMNU BSc सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर डिफरेंशिएशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे से मतलब 2015 से लेके 2019 तक के जितने क्वेश्चंस है वो वहां पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हैं। और अगर उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दीजिएगा, वो हम सोल्यूशन लिख कर कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर देंगे। साथ ही में जो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किया मॉडल क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में, वो भी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। खैर इस चैप्टर में इतना ही था वन शॉट के लिए। अब अगर इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जाते हैं तो एक तो कंफ्यूजिंग बहुत है, और साथ में वो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर उनको एक बार छू लेते हैं तो पूरा वेनॉम के जैसा हमको पकड़ लेंगे और हमको पूरा का पूरा उनको हाथ लगाना पड़ेगा, बस छू कर बाहर नहीं आ सकते, ऐसे कॉन्सेप्ट से वो। इसलिए बेहतरी इसी की सिर्फ ऊपर ऊपर से उनको देखा जाए, जो मेन एप्लीकेशन पार्ट है उसको किया जाए, जो उनका थियोरेटिकल पार्ट है उसका अभी काम नहीं है आपको, ठीक है, आने वाले समय में काम पड़ेगा जब आप रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तब आपको काम पड़ेगा कि मतलब डिफरेंशिएबल क्या होता है एकदम डिटेल में। और अगर आपको फिर भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है एकदम डिटेल में, तो स्कॉम्स की आउटलाइनर सीरीज बेस्ट बुक है उसको पढ़ने के लिए, फॉरेन ऑथर की है। और साथ ही में अगर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर अप करना है तो फिर आपको 12th क्लास का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ लेना चाहिए। इतना अगर आप पढ़ लेते तो फिर सफिशिएंट है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर अप करने के लिए। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, एक तो बहुत मेहनत लगती है, एकदम पसीने में वीडियो बन रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि कंटेंट काफी अच्छा आ रहा है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो होगी ओडी यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर पे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।